गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये इलेक्ट्रिसिटी का 8th पार्ट है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से अक्सर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बेसिकली कुछ फॉर्मूलों पर बेस्ड होते हैं। जो फॉर्मूले आपको बोर्ड में दिख रहे होंगे, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला, है ना। ये कंबाइंडली फॉर्मूले मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। ये बोर्ड में ऑलरेडी मैंने इसलिए लिख करके रखे हैं ताकि कम से कम टाइम में हम ये टॉपिक फिनिश कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसको हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर। आपको मालूम होगा कि कोई भी वायर है या कोई भी कंडक्टर है, जब उसमें करंट फ्लो करता है तो डेफिनेटली वायर में या कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। अगर वो वायर बहुत अच्छी यूज कर रही है, आप सपोज आपने सिल्वर की वायर यूज करी है या कॉपर की वायर यूज करी है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा और हीटिंग कम होगी। लेकिन अगर आप आयरन यूज करते हैं या कोई दूसरा पुअर कंडक्टर यूज करते हैं, तो क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग भी ज्यादा होगी। अब ये हीटिंग होती क्यों है? आपको मालूम होगा कि किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को रोकना। या मैं बोलूं कि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कंडक्टर में जो चार्ज का फ्लो हो रहा होता है, उस फ्लो को, चार्ज के फ्लो को रोकना या कम करना। और जब चार्ज का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो करंट भी प्रॉपर उसमें फ्लो नहीं करेगा। अब अगर हमें करंट को फ्लो कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क कौन करता है? ये वर्क करता है बैटरी या सेल, जिसमें आपने क्या करा होता है, उस वायर को या उस कंडक्टर को कनेक्ट किया होता है। तो वो बैटरी या वो सेल कुछ वर्क करता है और उसी वर्क की वजह से क्या होती है, आपके कंडक्टर में करंट फ्लो करता है और हीटिंग होती है रेजिस्टेंस की वजह से। तो चलिए देखते हैं बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये जो फॉर्मूले हैं ये कैसे आए हुए हैं, और इसमें ये जो फॉर्मूले हमने नोट करे हैं, इन फॉर्मूलों में किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम चाहें तो इसको बोल सकते हैं हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर। तो एज्यूमिंग अ कंडक्टर एज अ रेजिस्टेंस वायर, कोई भी कंडक्टर होगा तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, जो क्या करता है, उस कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो को या चार्ज के फ्लो को रोकता है। सो वर्क मस्ट बी डन बाय द करंट सोर्स फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। और इसके लिए क्या करना होता है, जब वो रजिस्टर उस चार्ज के फ्लो को या करंट के फ्लो को रोकता है तो बैटरी क्या करती है, बैटरी कुछ वर्क करती है ताकि उस चार्ज को आगे बढ़ाया जा सके। और इसकी वजह से क्या होती है, हीटिंग होती है। यानी वही वर्क जो बैटरी करती है वो हीट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको कुछ फॉर्मूले तो याद होंगे ही, जैसे जो फर्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट आई होता है Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q पर यूनिट टाइम यानी डिवाइडेड बाई टी। तो I एक फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, I इक्वल टू Q बाई टी। और एक दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, W बाई क्यू। मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, आपको ऑलरेडी सारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए अगर आप स्टार्टिंग से सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन क्यू। और थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू I इंटू R। ये तीन फॉर्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्हीं तीन फॉर्मूलों पर बेस्ड ये डेरिवेशंस है, ये फॉर्मूले हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों पे अक्सर ये जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड ये जो डेरिवेशन हमने किया है ये किस तरीके से किया है। तो सबसे पहले मैं इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूं। कैसे? आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू होता है। तो W क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो W का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा V इंटू क्यू। यहां तक क्लियर है? इसके बाद
आपको मालूम है W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू। अब आपको मालूम है कि Q, यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा I इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है W इक्वल टू V इंटू क्यू, Q के प्लेस पे हम क्या करेंगे, I इंटू टी पुट कर देंगे। Q के प्लेस पे ये W इक्वल टू V इंटू क्यू है, W V एज यूजुअल, Q के प्लेस पे हमने क्या करा, यहां से वैल्यू निकाली और I इंटू टी को यहां पे पुट कर दिया। तो W का यानी वर्क डन का एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, वर्क डन का एक फॉर्मूला हमारे पास आया है W इक्वल टू वी आई टी। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज आप बोल सकते हो, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट I बोल सकते हो आप, और T क्या है, टाइम, यानी कितनी देर के लिए उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। तो एक फॉर्मूला ये आपको क्लियर है। अब अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अगले फॉर्मूले में मैं क्या करने वाला हूं, अगले फॉर्मूले में मैं सिंपल ये करने वाला हूं कि आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये जो V है इसी के प्लेस पे मैं आई आर पुट कर दूंगा। तो आपको दिख रहा होगा V पे प्लेस पे मैंने पुट किया है I इंटू आर, और ये I एज यूजुअल, T एज यूजुअल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा I और I दो बार आ चुका है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, जो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर यू एज यूजुअल और T। तो एक नया फॉर्मूला जो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन का वो होगा I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये सेकेंड फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार आया है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। सेकेंड फॉर्मूला तक क्लियर है। अब आते हैं हम थर्ड फॉर्मूले में। थर्ड फॉर्मूले के लिए मैं क्या करने वाला हूं, ये जो फॉर्मूला है ना इसको मैं R से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और R से डिवाइड कर सकता हूं। आपको मैथमेटिक्स के बेसिक रूल पता होंगे कि अगर मैं न्यूमरेटर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, R से अगर मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो R से मैंने डिवाइड भी कर दिया सिमिलरली। तो अब क्या होगा, I स्क्वायर तो यहां पे ऑलरेडी है ही, R इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, T एज यूजुअल रहेगा, और ये जो R नीचे है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास ये करने से क्या हुआ, I स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई आर। अब आपको पता होगा V क्या होता है, V इक्वल टू होता है I इंटू आर। आपको दिख रहा होगा ये I स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, आई आर का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आपको पता है आई आर को हम बोलते हैं V, मतलब मैं ये I स्क्वायर आर स्क्वायर के प्लेस पे, क्योंकि हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो I स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकता हूं क्या, V स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, V स्क्वायर। तो ये I स्क्वायर आर स्क्वायर को मैंने हटाया, इसके प्लेस पे लिख दिया V स्क्वायर, T एज यूजुअल, R एज यूजुअल। तो इससे मेरे पास एक थर्ड फॉर्मूला निकल के आ गया वर्क डन का, क्या, V स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई आर, तीसरा फॉर्मूला। अब ये वर्क डन किसने किया है, ये वर्क डन किया है बैटरी ने या सेल ने। क्यों किया है, क्योंकि वायर या जो कंडक्टर है उसमें जो रेजिस्टेंस था वो क्या कर रहा था, चार्ज के फ्लो को या करंट के फ्लो को रोक रहा था। तो चार्ज को फ्लो कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में उन्हें आगे मूव कराने के लिए बैटरी ने कुछ वर्क किया, और वही वर्क क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग दैट ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हम मानते हैं कि बैटरी सेल ने जो भी वर्क किया वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर हीट में कन्वर्ट हो रहा है तो यही वर्क क्या कहलाएगा, हीट कहलाएगा। यानी यही वर्क के फॉर्मूले जो हमने डिराइव किए, तीन फॉर्मूले, ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके फॉर्मूले हो जाएंगे, हीट के फॉर्मूले हो जाएंगे। और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप 9th क्लास में अगर आपने वर्क पावर एनर्जी नाम का एक चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और हीट की यूनिट भी क्या होती है, जूल ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क और हीट ये दोनों क्या है, सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये एक जैसी क्वांटिटी है। तो ये जो वर्क है, जो तीन फॉर्मूले आए हैं, यही फॉर्मूले किसके लिए भी हो जाएंगे, हीट के लिए भी हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्क के फॉर्मूले हैं मैं इसको क्या कंसीडर कर सकता हूं, हीट, और हीट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल H से। तो जो हीट का फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VIT, फर्स्ट फॉर्मूला आपके लिए ये हो जाएगा। हीट का सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई आर, ये हो जाएगा। हीट का थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। और ध्यान देना ये थर्ड फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्योंकि ये जूल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने
ये फॉर्मूला डिराइव करके दिया था। तो इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, आपको ध्यान देना है। ये बोल रहा है कि जो हीट है ना, वो हीट क्या है, जो करंट है कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जूल्स लॉ बोलता है कि जो हीट है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो हीट है ये टाइम, कितने देर के लिए उस कंडक्टर में या उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इतनी बातें हैं जो आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में याद रखनी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये जो फॉर्मूले हैं वर्क के, वही फॉर्मूले किसके हो जाते हैं, हीट के भी हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके माइंड में बिल्कुल सेट होने चाहिए और इसी पर अभी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। चलिए, तो अभी जो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, अब हम उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 7 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 0.5 मिनट। तो सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्व करें, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है उसको जरूर नोट कर लें। तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है, गिवन डेटा। तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 25 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है। देन उसके बाद हमें करंट गिवन है, करंट की वैल्यू आई गिवन है कितना, 7 एम्पियर। फिर उसके बाद हमें टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है कि कितने देर तक उस कंडक्टर में या उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। तो जवाब है 0.5 मिनट, यानी टी की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 मिनट। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि रेजिस्टेंस गिवन है आपको 25 ओम, और ओम होती है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट। सिमिलरली करंट गिवन है आपको 7 एम्पियर, और एम्पियर होती है करंट की एसआई यूनिट। टाइम गिवन है आपको मिनट में, ध्यान देना मिनट ऐसा यूनिट नहीं होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मिनट को पहले सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो यूनिट है वो आपको एक ही सिस्टम में रखनी है, ऐसा ही सिस्टम में रखनी है। और ऐसा ही सिस्टम में रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जो कि ऑलरेडी है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जो कि ऑलरेडी है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। मिनट में गिवन है तो आप क्या करोगे, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। कैसे करेंगे, हमें मालूम है 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड। तो ये इतना डेटा है जो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जो गिवन डेटा है हमने वो फाइंड किया। अब हमें निकालना है कैलकुलेट द हीट डेवलप, यानी कितनी हीट डेवलप होगी हमें ये निकालना है। तो आप सोचिए, फॉर्मूला याद करिए, आपको क्या क्या गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है और टी की वैल्यू गिवन है। तो कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए, वो 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। तो 3 फॉर्मूले में कौन सा बेस्ट रहेगा, 3 फॉर्मूला में जो हमने हीटिंग का एक फॉर्मूला पढ़ा था, H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू आपको गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है, टी की वैल्यू आपको गिवन है। आपने वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट करना है बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 25 ओम, तो आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 30 सेकेंड। इन सारों को आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। तो ये हो जाएगा 750। बस आपने अब क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पे रफ वर्क कर लेता हूं, और रफ वर्क में क्या कर रहा हूं मैं कि 49 इंटू 75 कर रहा हूं बस। 9 5 जा 5 4 कैरी, ये इतना हो जाएगा। फिर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। तो ये 5 7 6 और 3, तो ये हो जाएगा 3675 और एक ये 0। तो ओवरऑल जो आ जाएगा आपका आंसर वो आ जाएगा 36750 जूल। यानी इतनी हीटिंग होगी इस कंडक्टर में या इस वायर में, अगर रेजिस्टेंस इतना है, करंट इतना है और ये इतनी देर के लिए करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तो हीटिंग कितनी होगी, हीटिंग होगी H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये होगी 36,750 जूल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूले याद है
तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? सेकंड क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। इस बार हमसे ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया कि हीट कितनी प्रोड्यूस होती है, 200 जूल। जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, और इस बार हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि हीट इतनी प्रोड्यूस होती है। जबकि जो भी कंडक्टर होगा उसमें करंट कितनी देर के लिए फ्लो कर रहा है? 10 सेकंड के लिए। रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 5 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो रजिस्टर के अक्रॉस यानी बैटरी में जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा उसकी वैल्यू बतानी इस बार हमें, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी की वैल्यू बतानी। और भी की वैल्यू के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू I इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। अब उस फॉर्मूले के लिए अप्लाई करने के लिए एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन में पहले जो गिवन डेटा है उसको नोट कर लेते हैं, तो हमारे लिए चीजें सिंपल हो जाती हैं। चलिए क्या गिवन है? सबसे पहले हमें गिवन है, जो गिवन डेटा है उसमें सबसे पहला जो डेटा हमें गिवन है वो गिवन है हीट। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है? 200 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है। कितने टाइम में हो रही है? और ये तो टी गिवन है हमें कितना? 10 सेकेंड। रेजिस्टेंस कितना है जिसकी वजह से हीट हो रही है? तो रेजिस्टेंस गिवन है कितना? 5 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है। और हमसे पूछा क्या गया वो भी हम यहां पे नोट कर लेते हैं। हमसे पूछा गया कि वोल्टेज बताइए कितना होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना होगा। तो ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे सॉल्व करेंगे? हमें अगर V कैलकुलेट करना है तो हमें मालूम है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो V का फॉर्मूला होता है वो तो I इंटू आर होता है। बट क्या हमें इसमें I गिवन है? रेजिस्टेंस तो गिवन है हमें, बट क्या I गिवन है? नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? I, यानी करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने यहां पे यूज किया है। कौन सा? H इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? I की वैल्यू निकालनी। तो अगर I की वैल्यू निकालनी है तो आप मुझे बताओ कि जो I स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? H अपॉन आर टी, ऐसे हो जाएगा। I स्क्वायर कितना हो जाएगा? H बाई आर टी। ये H यहाँ पे R से डिवाइड किया, T से डिवाइड किया, तो जो I स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? H अपॉन आर अपॉन टी, यानी H बाई आर टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो H की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है हमें? 200 गिवन है। ये देखो आप, H की वैल्यू कितनी गिवन है? 200। R की वैल्यू कितनी गिवन है? 5। और T की वैल्यू कितनी गिवन है? 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 4 जा 20। इसका मतलब I स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है? 4 आई है। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I की वैल्यू हो जाएगी √44, यानी I की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। क्योंकि हमें हीट गिवन है जूल में, ऐसा यूनिट, टाइम गिवन है सेकंड में, ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस गिवन है ओम में, ऐसा यूनिट, तो करंट भी किस में आएगा? ऐसा यूनिट में ही आएगा। तो हमने ऐसे करके किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है? करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला क्या होता है? V का फॉर्मूला होता है I इंटू आर। कैसे मालूम? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमें मालूम है क्या? V इक्वल टू I इंटू आर। तो V इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है? 2, R की वैल्यू कितनी है? 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो V कितना हो जाएगा? V हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10, और V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। तो जो V की वैल्यू हो जाएगी, जो V का आंसर हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। तो ध्यान रहे, इस तरीके से आपका फॉर्मूलों का यूज करना है और इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आज के वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट की वजह से जो हीटिंग होती है किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, उसके क्या कोई यूज भी है? तो जवाब है हाँ। ये जो हीटिंग होती है इसके कुछ यूज भी हैं, और वो कहां पर हैं? जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर, और ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जहां पर हम ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसका यूज कर सकते हैं। तो वैसे तो ये टॉपिक थ्योरेटिकल है सारा का सारा, 2 या 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन है और आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये देखने को मिल जाएगा, स्पेशली इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब।
इट हैज अ फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। सो मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय दिस इज डेसिपेटेड in the form of heat and some part is converted into light because it has high resistivity and high melting point। ये जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब में के अंदर एक फिलामेंट होता है। अगर आपको ये एलईडी बल्ब के पहले जो बल्ब चलते थे पुराने वाले बल्ब, उनको आप देखेंगे तो बल्ब के अंदर एक फिलामेंट आपको दिखाई देता है, और वो फिलामेंट किसका बना होता है, वो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। और वो टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से हीटिंग ज्यादा होती है, और क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है तो वो जो टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो मेल्ट भी नहीं होता है। तो जो बेसिकली देखा जाए तो हीटिंग होती है, ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो हीटिंग करने में क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। और बाकी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जब गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो लाइटनिंग भी होती है, यानी लाइट में भी, लाइट एनर्जी में कुछ जो एनर्जी है, जो हीट है, वो कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये जो इसका फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का, और जब हीटिंग होती है तो कुछ जो हीट है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो तो हीटिंग करने में वेस्ट हो जाती है, यानी बल्ब के फिलामेंट को गर्म करने में। और उसके बाद जब हीटिंग बहुत ज्यादा होती है, बल्ब का फिलामेंट बहुत गर्म होता है, तो वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें जरूरत पड़ती है। बल्ब का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे आसपास क्या रहे, लाइट रहे, लाइट एनर्जी रहे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इट इज यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस इन हाउस होल्ड सर्किट। ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ये आपके घरों में लगा होता है। घरों में अगर आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लेकर के जो आपके घरों में वायर आती हैं, वहां पे आपके घर में कहीं बाहर तरफ एक मेन जो सर्किट है वो बना होता है ना, मेन पावर जो जहां पर होती है वो बनी होती है। वहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। और इसका काम क्या होता है, बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। कि अगर कभी ऐसा होता है कि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है या वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपके जो हाउस होल्ड जो इक्विपमेंट रखे हुए हैं, जैसे फ्रिज है, कूलर है, एसी है, टीवी है, कुछ भी है, अगर उनको एक लिमिट से ज्यादा करंट मिलेगा या एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, तो वो जो इक्विपमेंट है वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना बने, आपके जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट हैं वो खराब ना हो, इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फ्यूज का। और ये होता क्या है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन सप्लाई। आपके घरों में जो मेन सप्लाई होती है, ट्रांसफार्मर से वायर्स आते हैं और वायर फाइनली एक मेन सप्लाई होती है आपकी, या मेन हम बोल सकते हैं कि पावर का एक लोकेशन होती है, एक जगह होती है। वहां पर हम उस सर्किट से क्या लगाते हैं, एक सीरीज में एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा देते हैं, ताकि अगर कभी अचानक से करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाए या वोल्टेज की वैल्यू बहुत बढ़ जाए, तो ऐसा ना हो कि आपके जो घरों में हाउस होल्ड इक्विपमेंट रखे हुए हैं वो खराब हो जाए। क्यों, क्योंकि आपके जो इक्विपमेंट होते हैं वो पर्टिकुलर करंट की वैल्यू, पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू के लिए बने होते हैं। अगर उससे ज्यादा करंट मिलेगा या उससे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो वो खराब भी हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, मेन सप्लाई में के साथ एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा देते हैं। आप चाहें तो एक देख भी सकते हैं, ट्रांसफार्मर में भी ऐसे इलेक्ट्रिक फ्यूज लगे होते हैं, है ना। आपके घरों में भी डेफिनेटली जो मेन सप्लाई जहां पर भी है आपकी, वहां पर जहां से घर के एक एक जगह पे जो वायर्स आते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ एन एलॉय, लेड एंड टिन। ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है बेसिकली एक एलॉय का बना होता है। एलॉय का मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा चीजें मटेरियल एक पर उसमें मिक्स कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एलॉय। और ये एलॉय जो है ये किसका बना होता है, टिन का और लेड का बना होता है। लेड और टिन का मिला करके, मिक्स करके जो एलॉय होता है उसका ये इलेक्ट्रिक फ्यूज बना हुआ होता है, विच हैज एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर होता है कि जब इतनी हीटिंग यहां पे होगी तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूज एक तरीके से देखा जाए तो सेफ्टी डिवाइस है, जो कि हाउस होल्ड जो इक्विपमेंट होते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको हाई करंट और हाई वोल्टेज से सेव करने के लिए यूज किया जाता है। कि जब भी करंट की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा बढ़ती है, वोल्टेज की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा बढ़ती है,
तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। और जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट की सप्लाई रुक जाएगी और आपके जो हाउस होल्ड सर्किट हैं, इक्विपमेंट हैं, वो खराब होने से बच जाएंगे। तो इस तरीके से हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन भी देखा होगा आपके घरों में, प्रेस जो होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस या इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें क्या होता है, करंट की वजह से हीटिंग होती है और हीटिंग की वजह से आपका जो प्रेस होता है वो गर्म होता है, जिसका यूज हम कपड़ों को प्रेस करने में यूज करते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिक हीटर। आपके घरों में इलेक्ट्रिक हीटर भी होता है, या आपने सभी ने सर्दियों के टाइम पे पानी जरूर गर्म किया होगा इलेक्ट्रिक रॉड से। वो भी क्या एक तरह का इलेक्ट्रिक हीटर है जो गर्म होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, और जब वो गर्म होता है तो उसकी हेल्प से हम पानी को भी गर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली ये यूज है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के।